हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग आज सीटेट का 2021 की परीक्षा का पेपर सॉल्व करते हैं, जो आपकी परीक्षा 6 जनवरी 2022 को परीक्षा संपन्न हुई थी सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट की। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्राइमरी लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका 6 जनवरी 2022 को पेपर हुआ है, जिसमें से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पेपर सॉल्व करने का फायदा एक ये होता है कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर सीटेट में कैसा आता है। और दूसरा फायदा ये होगा कि सीटेट में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता, सेम टू सेम, ऑप्शन भी सेम होता है, आंसर भी सेम, और क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो टू डिक्टो क्वेश्चन कई बार रिपीट कर जाता है, और हर सेट में पेपर रिपीट होता है। तो इससे आपको दो दो फायदा है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। आप लोग प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के वीडियो मतलब पेपर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हिंदी और संस्कृत की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में करते हैं, जो आपका 30 क्वेश्चन आया है, 30 मार्क्स का होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और फिर आगे चलते हैं, हिंदी में हम लोग देखते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। तो देखते हैं बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, बच्चे के विकास के क्रम के बारे में देखते हैं। जो बच्चों का विकास होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो पहला विकल्प कौन सा है फ्रेंड्स? अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, हाथ पैर से केंद्र की ओर। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा मान लीजिए छोटा है, तो किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है, तो अपने हाथ को मारता है पकड़ने के लिए। फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, तो वो उस वस्तु को पकड़ने आसानी से पकड़ लेता है। ऐसे ही बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए, पहले जैसे पक्षी को, सभी चिड़िया को पक्षी कहते हैं, चाहे तोता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे मैना हो, चाहे जो पक्षी हो, चाहे कौवा हो, चाहे कोयल हो, तो उसको केवल पक्षी ही जानता है। जो जानवर उड़ते हैं तो उसको क्या केवल पता है कि पक्षी ही उड़ता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वह समझ जाता है कि कौवा अलग है, कोयल अलग है, कबूतर अलग है, पक्षी में ही सब आते हैं। तो उसका क्या, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये विकल्प आपका सही हो गया। बाकी सारे विकल्प फ्रेंड्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे, ये विकल्प कट जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही हुआ? विकल्प बी, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कथन दिया है असर्शन। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं और बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तो तर्क दिया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। तो क्वेश्चन दिया है आगे, ये और आर दोनों विकल्प सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा विकल्प क्या दिया है, ये और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। फिर अगला विकल्प देखते हैं हम लोग। ये सही है, लेकिन आर गलत है। ये और आर दोनों गलत है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि जो बच्चा होता है
धनी परिवार में जन्म लेता है, लालन पालन, रहन सहन, उसका जीवन शैली निम्न परिवार के बच्चों से बिल्कुल अलग होती है। उसकी परिस्थितियां और परिस्थितियों में विविधता जो है पर जोर देता है, क्योंकि उसका एक अलग पालन पोषण हुआ होता है, और वो जिसमें बचपन का अनुभव अलग होता है। बचपन की संकल्पना एक सामाजिक निर्माण है। जैसे बच्चे के बचपन की संकल्पना जो करना एक सामाजिक निर्माण है, और यह बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है बल्कि एक सामाजिक निर्माण है, और इसमें बचपन में विविधता अलग अलग होती है। इसलिए ये और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। फिर आगे हम देखते हैं, तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत से फॉलो करता है? तो फ्रेंड्स इसमें दिया विकल्प शीर्षगामी, समीप दूरभिमुख, साम्यधारण, संरक्षण। समीप दूरभिमुख को क्या बोलते हैं? निकट से दूर की ओर, निकट से दूर की ओर। ये आपका हो गया। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा समीप से दूर, यानी निकट से दूर की ओर इसका विकास को धारण करता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जब बच्चा अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ता है या पकड़ने का प्रयास करता है, उसके बाद वह चिमटी की सहायता से एक मटर का दाना उठाने का प्रयास करता है। यह जो है आपका उदाहरण निकट से दूर यानी समीप से दूर विमुख का सिद्धांत का अनुकरण करता है। बच्चा इसमें केंद्र से दूर की ओर डेवलप करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे अपने समाज में जानकारी, कौशल, मूल रीतियां केवल अभिभावकों से सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका विकल्प दिया गया ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ये सही है लेकिन आर गलत है। ये आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये और आर दोनों गलत है, क्योंकि बच्चे का समाज के बारे में, बच्चा जो अपने समाज के बारे में ही जानकारी को अर्जित करता है, कौशल को सीखता है, और वो अपने समाज से ही रीतियां सीखता है, जो भी उनके परंपराएं चली आई हैं उन सबको अपने समाज से सीखता, ना कि केवल अभिभावक से ही सीखता है। इसलिए ये दोनों कथन गलत है। और बच्चे का समाजीकरण जो है एक जटिल प्रक्रिया है, ना कि एक सरल प्रक्रिया है। फिर किस अवस्था में बच्चे वस्तु की अस्थायित्व की समझ बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं या उनके निर्णय की चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स ये सारे जो नियम दिए हैं कथन है जीन पियाजे साहब का। जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। पहला क्या है आपका संज्ञानात्मक विकास, संवेदी विकास, पूर्व संक्रियात्मक विकास, मूर्त संक्रियात्मक विकास, अमूर्त संक्रियात्मक विकास। जिसमें से आपका जब बच्चा किसी वस्तु के अस्थायित्व को बनाता है तो वह क्या बोलते हैं आपका पूर्व संक्रियात्मक में आता है, यानी विकल्प आपका ये सही हो जाएगा सेकेंड। और जो संवेदी चालक होता है 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो बच्चे की होती है संवेदी गामक अवस्था होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की क्या होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। फिर अमूर्त संक्रियात्मक क्या होगा 11 से 15 वर्ष की अवस्था बच्चे की क्या होगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ये सारे कथन जीन पियाजे साहब ने दिया था संज्ञानात्मक विकास के बारे में। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर है मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाए हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच समस्याओं को सुलझाने का मुहैया कराना चाहिए। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। यह सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे साहब ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में। एक मिनट, हो गया। उसके बाद में, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चे की, क्या होती है, 2 से 7 साल की अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है बच्चे की। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? दो से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा काल्पनिक तौर पे काल्पनिक वाले गेम को खेलना ज्यादा पसंद करता है, जैसे गुड़िया गुड्डों को खेल, उसको राजा रानी बना के खेलता है। तो ऐसे इसमें आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। जो उसके सामने संसाधन है, मूर्त है, जिसको स्पर्श करके छू करके देख सकता है और सुन सकता है, उससे वो खेलना ज्यादा पसंद करता है। उससे निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है? पाढ़ क्या है? इसके फोल्डिंग जिसे बोलते हैं। तो पाढ़ क्या? सवालों का जवाब देना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन व प्रतिक्रिया के अनुकूलन का सक्रिय करना, जो उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। इसमें क्या होगा आपका? पाढ़ व ढांचा क्या है? जिसमें संकेत व इशारे देना, बच्चे को संकेत व इशारे के माध्यम से, जैसे कोई भी चीज बच्चा सीख रहा है तो उसके बीच में फंस जाता है, नहीं समझ पाता है, तो उसको इशारे से या संकेत के माध्यम से थोड़ा सपोर्ट करना, वो क्या होगा? पाढ़ ढांचा कहलाएगा। क्योंकि वो थोड़ा आप सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो उस मदद को बाद में हटा लिया जाता है, तो वह पाढ़ ढांचा कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसके फोल्डिंग। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होता है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा आप सब। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लेवगोस्की के बारे में आ गया है। लेवगोस्की क्या कहते हैं? लेवगोस्की का मानना क्या है? सीखना केवल ज्ञान की अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। ज्ञान का सह निर्माण होता उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में होता है। तो इसमें देखिए केवल दिया है, केवल आपका निगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। फिर दिया सीखना इनाम के प्रति, इनाम भी बच्चों को इनाम ज्यादा नहीं देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया आपका, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो गया। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय, निष्क्रिय दिया यहाँ पे, निष्क्रिय भी तो क्या हो गया? निगेटिव टैग हो गया है, निगेटिव टैग वर्ड, ये भी विकल्प गलत हो गया। यानी अगर 3 विकल्प गलत हो गया तो आपका चौथा विकल्प ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करता है, तो ये विकल्प ज्यादा सही है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो ये विकल्प दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, एक सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत, उसी से क्वेश्चन बना है आपका। तो इसमें क्या है विकल्प क्या? आज्ञा पालन व दंड अभिविन्यास,
दूसरा विकल्प क्या, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये आपका 4 विकल्प हो गया। इस विकल्प में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा है, उन्होंने लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने नैतिक विकास के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास दिया। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसमें क्या है, बच्चा अमूर्त मूल्य नैतिक सिद्धांतों को व्यक्तिगत रूप से जो अपना एक सेट के रूप में विकास के पीछे एक दर प्रति दिन प्रतिदिन वो अपना डेवलप करता है एक सिस्टम के थ्रू, यही इन्होंने एक बताया, और वो एक सही मार्गदर्शन के पीछे चलता है। इसमें इन नैतिक सिद्धांतों को पहले से स्थापित नियमों, कानूनों और सामाजिक अनुबंधों सहित उनके कार्यों को सबसे ऊपर निर्देशित किया गया है इसमें। तो आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो जाएगा। फिर दिया एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, ये हो गया परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। फिर देखते हैं इसका विकल्प कौन सा सही होगा। तो सरल कठिन आपका क्या होता है, नेगेटिव टैग में वर्ड में आता है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। फिर इसको छोड़ देते हैं। दूसरा केवल नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। परीक्षा भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो गया। यानी विकल्प क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। जो प्रगतिशील कक्षा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है, ये विकल्प सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को देखिए कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं, कौन सा कहाँ से कटेगा, काटना सीख जाएंगे कि चारों विकल्प में देखिए कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है, कौन सा नेगेटिव टैग वर्ड है। इससे आपको पेपर का पेडागॉजी पोर्शन जो 75 क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। 75 क्वेश्चन आप बहुत इजीली से कर सकते हैं, जिसमें कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसी पेडागॉजी के माध्यम से काटना पीटना सीख गए तो समझ लीजिए आपका ये 75 क्वेश्चन फिक्स हो गया, इसमें गलत नहीं होना रहता है। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बुद्धिमत्ता को पोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। इन्होंने ये 4 विकल्प दिया हावर्ड गार्डनर के अनुसार। विकल्प में पूछा गया कौन सा विकल्प सही होगा ज्यादा। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो है पहले प्रत्येक व्यक्ति में 6 प्रकार की होती है, लेकिन फिर इन्होंने बाद में बताया कि बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में 8 प्रकार की होती है, लेकिन कोई एक बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में अलग ज्यादा विकसित हो जाती है। तो इनके अनुसार फ्रेंड्स 8 बुद्धि कौन कौन सी थी, एक भाषाई बुद्धि हो गई, म्यूजिकल हो गया, और स्थानिक बुद्धि हो गया, तार्किक हो गया, कायस्थ शरीर बुद्धि हो गया, पारस्परिक बुद्धिता हो गया, प्रकृतवादी हो गया, और इंटरपर्सनल बुद्धि हो गई। फिर इसमें हम लोग देखते हैं इनका विकल्प कौन सा सही होगा। इसका फ्रेंड्स विकल्प कौन सा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, बुद्धि हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 के रूप से नाम से विख्यात है, वो क्या कहती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को वो किस भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, किस भाषा में उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो विकल्प क्या दिया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। कौन कौन सी, मातृभाषा या घर की भाषा।
तो इसमें फ्रेंड्स हिंदी हो गया, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो बच्चा क्या होता है जब विद्यालय में आता है प्राथमिक स्तर पर, तो वो क्या मातृभाषा अपनी सीख के आता है, घर की भाषा सीख के आता है, अपने क्षेत्रीय भाषा को सीख के आता है। इसलिए बच्चे की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका आप विकल्प क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, 4 सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं को समूह कार्य करना किस कक्षा की विशेषता है? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। ये विकल्प हो गया आपका। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बैठक की व्यवस्था में लचीलापन यानी बैठ सिटिंग अरेंजमेंट में जो फ्लेक्सिबल है वो, और अधिगमकर्ताओं के समूह में ग्रुप वाइज बच्चों को बैठा के काम कराने में या पढ़ाने में किस कक्षा की विशेषता है? तो इसका आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, क्योंकि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है, क्योंकि सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर जोर देता है। जो सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष होते हैं उसमें सीखने के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर बल देता है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ज्यादा अच्छे से सीखेगा। और शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी इसमें होती है, जो बच्चा होता है एक्टिव रूप से भाग लेता है इसमें, और सहपाठियों को पढ़ाने का बढ़ावा देता है, या बच्चों की गतिविधि करने के लिए अधिगम की रणनीति को बढ़ावा देने में मदद होता है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करते हैं बच्चे इसमें। सीखने वाले को अर्थ के निर्माता और सामाजिक संपर्क एक दूसरे के अच्छे हो जाते हैं, इसलिए आपका सामाजिक संरचनावादी कक्षा का विकल्प सही हो जाएगा सेकंड। फिर आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, दिया है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन, किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? जो ऑप्शन आपका दिया गया है विकल्प, मानकीकृत व एक समान, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षा शास्त्र का, जो पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होना चाहिए, संलग्न व संदर्भित होना चाहिए, ये विकल्प दिया गया है। फिर आइए हम लोग देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों का संलग्न व संदर्भित आपका ये सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या है? असेसमेंट मूल्यांकन, रटने की क्षमता के परीक्षण करना, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का नापना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना, मापदंड को बताना। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं रटने की क्षमता का परीक्षण करना। क्यों रटना क्या है, निगेटिव टैग वर्ड में आता है, हमने आपको पढ़ाया है, क्योंकि वीडियो पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको देखिएगा, जो आपको प्रैक्टिस करने में काफी हेल्पफुल होगा। हमने बताए हैं कि सीटेट का पेपर सॉल्व करने या पास करने की ट्रिक, कि कैसे आप पास करेंगे, अच्छा स्कोर गेन करेंगे। कुछ नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड दिए, तो इसमें से रटने की क्षमता यानी रटना नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, रटना हो या याद करना हो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, यानी ये विकल्प गलत हो गया। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये छोड़ देते हैं। फिर आगे पूरे देश में बच्चों की तुलना करना व मापदंड करना, तुलना करना भी गलत होता है और मापदंड दोनों निगेटिव है, तो यानी फ्रेंड्स इसका आपका आंसर थर्ड हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन का, एक मिनट को लॉक कर देता हूं। समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, अनुचित प्रयास, अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं की अनदेखा करना, जो अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, भेदभाव को बढ़ावा देना व और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं समावेशन में क्या क्या आता है इसके बारे में। समावेशन का अर्थ क्या होता है, पहले ये देखते हैं। समावेशन का अर्थ होता है विद्यार्थियों, जो लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, या दिव्यांग विद्यार्थियों को समान विशिष्ट के साथ एक ही कक्षा में पढ़ने लिखने का अवसर देना। जो बच्चे दिव्यांग हैं
और उनके सामाजिक पृष्ठभूमि है उसको ध्यान से हटा देना। सभी बच्चों को एक समान अवसर देना, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे विशिष्ट बालक में आता हो, सभी को एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें 17 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, इसमें थोड़ा जूम करते हैं। इसमें दिया विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के सफलता पूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। शिक्षक को क्या बचाव करना चाहिए कि उसका जो अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है और उसको सफलतापूर्वक सम्मिलित करने से बचना चाहिए। क्या अपना बचाव करना है कि सबको एक साथ लेकर शिक्षा प्रदान करे अध्यापक। तो इसमें क्या होगा, हर विद्यार्थी को पहचाने और उनका सम्मान करें। ठीक है। फिर अगला दिया प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता है। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशील का अभ्यास करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो फ्रेंड्स इसका विकल्प क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स देखते हैं विविध जो है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को जो सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षा के समावेशी कक्षा, जो समावेशी कक्षा का अर्थ क्या होता है, सभी को एक समान शिक्षा एक ही कक्षा में दी जानी चाहिए के लिए हमेशा सभी जात धर्म से अलग होना चाहिए, संप्रदाय से, वर्ग, लिंग, भाषा, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को शामिल करना। जो अलग अलग संप्रदाय से आते हैं, जिनकी जात अलग है, लिंग अलग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है, उनकी भाषा अलग है, सबको एक साथ शामिल करना चाहिए। सबको, ना कि किसी खास वर्ग के प्रभावशाली, ना कि किसी एक विशेष वर्ग को प्रायोरिटी देना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि जब एक खास वर्ग का कक्षा में प्रभुत्व हो जाता है तो वह दूसरे वर्ग को मनोवैज्ञानिक रूप से विचारों को दबाने का प्रयास करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके विचारों को नहीं सुनते बच्चे। छात्र अध्यापक को जात पात से बचना चाहिए, सामाजिक पृष्ठभूमि से बचना चाहिए, चाहे जिस समाज से बच्चा आता हो उसको एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए क्लास में। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग 18वां देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, डिसलेक्सिया के बारे में। तो डिसलेक्सिया पढ़ना हो गया, गायन हो गया, सोच हो गया, चलना हो गया। तो डिसलेक्सिया एक विकलांगता है जो बच्चे के पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है, पढ़ने से। इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है। डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से हो गया, और डिस्कैलकुलिया आपका गणितीय से हो गया, गणितीय क्षमता से हो गया, एंड तार्किक क्षमता से हो गया, डिस्ग्राफिया लिखने से हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन। दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को समावेशन सुनिश्चित करने का प्रभावी होगा। तो अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विद्या की अनुमति दें, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दें, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प को प्रदान करें। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं केवल पहले विकल्प में दिया है, तो केवल आपका क्या बोलता है, निगेटिव ट्रैकवर्ड, ये विकल्प आपका गलत हो गया। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी, कम ज्यादा नहीं होता, ये भी आपका निगेटिव ट्रैकवर्ड हो गया, इसलिए विकल्प गलत हो गया। बहुत ज्यादा है, बहुत कम, ये भी आपका हो गया। बार बार एक ही चीज नहीं होना चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए, बच्चे के बारे में जानकारी ग्रहण करने के लिए, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको कई प्रकार के विकल्प देंगे। उसमें से कुछ ना कुछ बच्चे की मातृभाषा कहीं से ना कहीं उसको सीखा होगा, कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करेगा। तो इसमें आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। इसमें दिया प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में। प्रतिभावान विद्यार्थी क्या होता है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं प्रतिभावान विद्यार्थी।
अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं के अंदर मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। इसका फ्रेंड्स हो जाएगा जानकारी को जल्दी और सही तरीके से सीखते हैं, तो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए। जब आप मान लीजिए शिक्षक हैं तो आप विद्यार्थी को किसी अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे, अनदेखा करेंगे कि वो अनुमान लगा रहा है, दंडित करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, अवरुद्ध करेंगे, रोकेंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपना एक अनुमान लगा के कुछ बोले, तभी आप उसके विचारों को समझ पाएंगे कि वो कितना जानता है, उसके समझ को अंदाजा लगा सकेंगे, आकलन कर सकेंगे। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, विभिन्न रूप संप्रदायों के बीच संबंधों का क्रियान्वित करना, संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्या पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना तथा विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि विद्यार्थी जो है नए संप्रदाय को पढ़ते समय शिक्षक को पहले जटिल अवधारणा जो कठिन उसको लगता है उसको प्रस्तुत करना चाहिए, सरल की ओर, जटिल से सरल की ओर बढ़ने से बचना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, जो शिक्षक है मतलब कठिन सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, ना कि कठिन से सरल की ओर। यानी एक ये हो गया आपका, कठिन से आसान की ओर जाने से बचना चाहिए। आसान हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें, ओ माफ, एक मिनट, इसका हम आंसर तो बताया नहीं आप लोगों को। इसमें आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना चाहिए, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने की विद्यार्थियों को विफलता का कम किया जा सकता है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता यानी विफलता जब जो बच्चे फेल होते हैं को कम किया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो अभी हमने क्या बताया, अमूर्त से सरल की ओर, ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, इसलिए अप्रासंगिक निगेटिव टैग वर्ड हो गया, चुनौतीपूर्ण और जटिल ये आपका दोनों निगेटिव टैग वर्ड हो गया। इसलिए आपका विकल्प क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हो, तो ये विकल्प आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा ज्यादा पॉजिटिव होने के कारण। फिर आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, सीखने के लिए, सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, ये विकल्प देखते हैं हम लोग। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। फिर इसका देखते हैं, कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति, प्रतिस्पर्धा कभी नहीं बढ़ाना चाहिए, सहयोग की भावना से सीखते हैं बच्चे, जानकारी को पृथक खंडों में, इसको छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर,
ऐसे उदाहरण देना चाहिए जो उनके सामाजिक संदर्भ नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड से ये कट जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा ज़्यादा, इस पॉजिटिव टैग वर्ड से ये बच्चों के विकास, विचारों और अनुभवों को जगह देना, ये सबसे ज़्यादा सही है। बच्चों के विचारों को हमेशा कक्षा में सुनना चाहिए कि बच्चा क्या कहना चाहता है और बच्चे की तार्किक क्षमता या सोचने की क्षमता क्या है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ये हो गया आपका उदाहरण, दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें बच्चों को, उस संप्रदाय से संबंधित कर गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स आइए इसके बारे में देखते हैं। बच्चों को सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन आगे फ्रेंड्स। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर है, इसके विकल्प को देखते हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। विलंबित नकल, आत्म केंद्रितता, अधिसंज्ञान, अति औचित्य। तो इसका विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, आपका अधिसंज्ञान, ये सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें ये विकल्प अधिसंज्ञान वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित जो होता है, प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी एक ऐसा विचार कर रहा है इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, क्योंकि ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान का विकास कर रहा है। संज्ञान सूचना का एक मानसिक प्रसंस्करण है। जो मानसिक प्रसंस्करण क्या है, उसके मन का कार्य करने की क्षमता है कि मन में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, अपने दिमाग के स्तर को एक विकास दे रहा है, डेवलप कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो फ्रेंड्स इसमें कलन विधि हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण यानी चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है, इसलिए क्योंकि गणित हो चाहे मैथ हो चाहे कैलकुलेशन हो, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तभी उसका रिजल्ट आता है, इसलिए आपका कलन विधि ये सही हो जाएगा विकल्प, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये सही है आपका। फिर आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भूली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तांत्रिक का संबंधी विकार। तो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां क्यों होती हैं, किसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों के बीच में भ्रांतियां हैं।
तो हम लोग देखते हैं इसका विकल्प क्या होगा फ्रेंड्स, सी, क्योंकि उनके अवधारणाओं के बारे में भोली भाली समझ का विकास को दर्शाती है। क्योंकि बच्चे नई जानकारी को गलत तरीके से सीखते हैं, गलत व्याख्या की उपेक्षा के अधिक संभावना रखते हैं। जब बच्चे कोई नई जानकारी ग्रहण करते हैं तो उनको पता तो होता नहीं है, तो जो अपने विचार से उसको ग्रहण करते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां आ ही जाती हैं। तो हम नई जानकारी की गलत व्याख्या या व्याख्या की उपेक्षा करने की अधिक संभावना रखते हैं, इसे ही भ्रांतियां कहते हैं। भ्रांतियां अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि सीखने के सामान्य परिणाम हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां व उनके अवधारणाओं के बारे में मूल और सहज समझ बतलाती हैं कि बच्चा कितना समझदार है और कितनी गलत फहमियां उसके सीखने में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। छात्रों को नई जानकारी की गलत व्याख्या अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया? और हो गया अवधारणाओं की बारे में भोली और सहज समझ, या आपका विकल्प सी हो गया। तो आगे हम देखते हैं। तो 29 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। ये 4 विकल्प हो गया। जब बच्चा खुद को गौरवान्वित कब मानता है, गर्व करता है, जब वो सफलता का कारण उसे खुद स्वयं को माना जाता है। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो आइए हम 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्ता पाने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है? दंड। ये क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए विकल्प ये गलत हो गया। प्रथम स्थान भी आपका ये निगेटिव टैग वर्ड हो गया, ये गलत हो गया। फिर आते हैं, बचता क्या? फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि इसमें संप्रदाय की समझ बनाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे, इसलिए विकल्प ज्यादा सही माना जा रहा है, इसलिए सही है। क्योंकि प्रशंसा भी एक निगेटिव टैग वर्ड में आता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा 30 क्वेश्चन हम सब लोग ने प्रैक्टिस किया, जो आपके CDP के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉपिक से हैं। 30 सभी क्वेश्चन, और इसमें से 6 जनवरी 2022 को परीक्षा जो टेट की संपन्न हुई है, उससे क्वेश्चन हमने पुटअप किए हैं। अब अगला प्रैक्टिस आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट का रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपका फायदा ये रहेगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर पहले कैसे आता रहा है और कैसे आएगा। तो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, जो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड नेगेटिव टैग वर्ड से पेडागोजी लगभग हर साल मैच करती है हमेशा, और क्वेश्चन भी थ्योरी वाले रिपीट करते हैं, इसलिए आपका डबल फायदा होगा। इसलिए आप सब लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, कहीं से भी करिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हमारे वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहें।